नमस्कार, स्वागत है आपका TWC जीएस वर्ल्ड में। यदि आपने TWC जीएस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब TWC जीएस वर्ल्ड। आज हम अपने भाग नंबर 6 के तहत जो हमारा इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का चल रहा है, जिसे हम राज्य व्यवस्था भी कहते हैं, तो इसका लेक्चर नंबर 15 देखेंगे। और इसमें हम पढ़ेंगे कि विधानसभा और विधान परिषद, क्योंकि जो भाग 6 है उसमें राज्य ही आता है। जैसे हमने भाग 5 में देखा था केंद्र की संसद, उसी तरीके से यहाँ पर हम देखेंगे राज्य का विधानमंडल। और राज्य के विधानमंडल के तहत हमने 3 व्यक्तियों को देखा था, अर्थात 3 यूनिट आती है इसमें। एक तो आपका राज्यपाल, एक विधानसभा और दूसरी विधान परिषद। तो हम राज्यपाल को पीछे वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं, यहाँ तक कि हम सीएम को भी, चीफ मिनिस्टर को भी पीछे वाले टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं, यूनिट नंबर 14। यदि आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लेना, उसके बाद इसे कवर करना, क्योंकि एक पॉलिटी जो चल रही है वो भी एक क्रम से चल रही है। यदि आप क्रम से पढ़ोगे आपको याद करने में भी आसानी रहेगी। तो आज हम शुरुआत करेंगे विधानसभा से, और क्या विधानसभा का गठन कैसे होता है और राज्यों में इनकी क्या क्या भूमिका होती है, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे देखो, जो राज्य की विधायिका होती है भाग 6 के अंतर्गत रखी गई है। इसमें भी हमें देखना है राज्यपाल को, विधानसभा को, विधान परिषद को और महाधिवक्ता को। अब देखो, जो राज्यपाल है उसको मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ, महाधिवक्ता को भी पीछे पढ़ा चुका हूँ, ये सब यूनिट नंबर 14 के ही है। और आज हम केवल और केवल यहाँ देखेंगे विधानसभा क्या होती है और विधान परिषद क्या होती है। यदि आप इनमें से देखें, देखो संसद में हमने देखा था, संसद में क्या पोजीशन थी, संसद के भी 3 अंग थे। एक आपकी लोकसभा, एक राज्यसभा और एक प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति। तो ये थे। ऐसे ही यहाँ पर देखो, प्रेसिडेंट्स के इक्वल जो होता है वो राज्यपाल होता है, इक्वलेंट। और राज्यसभा के जो इक्विवेलेंट होती है वो विधान परिषद होती है। उसी तरीके से जो राज्य लोकसभा है, लोकसभा के जो इक्विवेलेंट होती है वो विधानसभा होती है। बस ये कह लो कि इनका जो स्तर है वो एक छोटा है और इनका जो स्तर है वो बड़े बड़े स्तर पर, अर्थात जो योजनाएं लोकसभा के द्वारा या राज्यसभा के द्वारा बनाई जाती हैं वो पूरे समूचे भारत भर लागू होती हैं। और जो योजनाएं किसी विधानसभा द्वारा बनाई जाती हैं वो केवल और केवल उस संबंधित राज्य पर लागू होती हैं। बस इतना अंतर है, और कोई अंतर नहीं, बाकी सब काम लगभग सेम है, कुछों को छोड़ दिया जाए तो। और जो कुछों को छोड़ेंगे उनको हम देख लेंगे कि क्या क्या होगा। अब देखो, संसद में लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट तीनों अनिवार्य थे। ये लेकिन विधायिका जो आप देखते हैं यहाँ पर विधानमंडल में, राज्यपाल, विधानसभा, ये अनिवार्य है, केवल और केवल ये अनिवार्य आपको मिलेंगे। बाकी विधान परिषद जो है वो ऐच्छिक है। किसी किसी राज्य में विधान परिषद हो भी सकती है और किसी राज्य में विधान परिषद नहीं भी हो सकती। जैसे वर्तमान में देखें तो केवल 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद का वर्णन है। जैसे आप देखते हैं यूपी, यूपी के बराबर में ये बिहार, बिहार से नीचे आ जाओ तो एपी, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बराबर में है तेलंगाना। फिर जरा पश्चिम की तरफ चलो, पश्चिम की तरफ चलेंगे तो एमएच, महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से नीचे है कर्नाटक। इन 6 राज्यों में ही केवल वर्तमान में विधान परिषद है, बाकी और किसी राज्य में विधान परिषद नहीं है। अब राज्य राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि वो विधान परिषद को रखे या ना रखे। तो विधानसभा के ऊपर डिपेंड करता है कि किसी राज्य में विधान परिषद होगी या नहीं होगी। लेकिन गठन जो करेगा, गठन करेगा केंद्र ही। केंद्र के पास ये एक मसौदा देकर भेजेंगे विधानसभा वाले, तो जब जाकर केंद्र वहाँ उस राज्य में विधान परिषद का गठन कर सकती है। तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, किस तरीके से हमारा गठन होगा और किस तरीके से इसका विघटन किया जा सकता है। जैसे, अब देखो, अनुच्छेद 168 कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक विधानमंडल होगा। एक विधानमंडल तो होगा प्रत्येक राज्य का। राज्य का विधानमंडल राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनना होगा। ये आप ध्यान रखेंगे। देखो यहाँ भी मैंने इसमें डाल दिया है कि ऑप्शनल है, अर्थात ऐच्छिक है। विधान परिषद होना हो या ना हो मैटर नहीं करता, लेकिन विधानमंडल बनने के लिए राज्यपाल और विधानसभा का होना अनिवार्य है, विधान परिषद का होना अनिवार्य नहीं है। हाँ, कहने के लिए कि विधानमंडल के भी 3 अंग होंगे, 3 अंग होते हैं, लेकिन तीसरा जो अंग है विधान परिषद वो आपका ऐच्छिक है, ऑप्शनल है। ये आप ध्यान रखेंगे पूरी तरीके से। अनुच्छेद 169 कहता है, देखो ये कह रहा है कि किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन या विघटन करने का अधिकार केवल संसद को है। देखो, मसौदा कौन तैयार करेगा, मसौदा करेगा तैयार लागू कराने का या उसे हटाने का, विघटन करने का या गठन करने का काम तो केवल संसद का है। लेकिन यदि कोई चाहे, राज्य चाहे, तो वो संसद के पास लिखित रूप में दे सकता है कि जी हमें विधान परिषद का गठन करना है। इस तरीके से तो संसद वहां पर, लेकिन गठन जो करेगी वो केवल संसद ही करेगी, केवल संसद को अधिकार है विधान परिषद का गठन और विघटन का। अनुच्छेद 170 क्या था, देखो विधानसभा की संरचना बताएगी कि विधानसभा की संरचना कैसी होगी। इसमें इसे निम्न सदन कहा जाता है।
जो विधानसभा है, विधानसभा का जो वर्णन मिलेगा वो 170 के तहत मिलेगा। इसे निम्न सदन भी कहा जाता है। अर्थात निम्न सदन क्यों? क्योंकि नीचे का सदन है। उच्च सदन कौन होता है? उच्च सदन होता है विधान परिषद। विधान परिषद को देखेंगे तो ये उच्च सदन की श्रेणी में आएगा आपका, उच्च सदन की श्रेणी में है। जबकि लोकसभा या विधानसभा जो है वो निम्न सदन की श्रेणी में आता है। विधानसभा में कम से कम 60 और अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। ये आप ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, कि विधानसभा में न्यूनतम कितने सदस्य होंगे? तो 60, और अधिकतम जो सदस्य होंगे वो 500। और इसका एक दो आपको देखने के लिए अ, अपवाद भी मिल जाता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरीके से अपवादों को आप याद रखेंगे। लेकिन न्यूनतम संविधान में इतनी की गई है और अधिकतम इतनी की गई है, ध्यान रखना। जैसा कि सबसे ज्यादा विधानसभा में सदस्य संख्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भी 500 नहीं है, वो भी 403 के आसपास जाती है। इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से आम चुनाव किया जाता है। अर्थात ये मान लो कि इसका जो विधानसभा का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से। अब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में मैंने आपको पीछे भी अंतर बताया कि प्रत्यक्ष वो होता है जहां पर जनता जनता सीधे अपने प्रत्याशी को वोट करती है, उसी को ही हम प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। और जहां पर जनता वोट ना करके जनता के द्वारा चुने हुए सदस्य वोट करते हैं, वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। जैसे आप देखते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी क्या होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जनता वोट नहीं करती, जबकि जनता के द्वारा चुने गए सदस्य करते हैं। तो यहाँ पर क्या करता है? यहाँ पर जो होगा, जो विधानसभा होगी, विधानसभा का जो चुनाव होता है वो केवल और केवल जनता के द्वारा होता है। अर्थात जनता के द्वारा डायरेक्ट चुने जाते हैं ये लोग। अनुच्छेद 333 जो आप देख रहे हैं, देखो अनुच्छेद 333 में क्या है कि एक आंग्ल भारतीय को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। लेकिन अब ये भी है, देखो सिक्किम को छोड़कर यहाँ बुद्धिस्ट की नियुक्ति की जाती है। देखो सिक्किम में केवल बुद्धिस्ट की नियुक्ति की जाती है, और जबकि अलग जो अन्य राज्य हैं वहां पर केवल एक एंग्लो या एक आंग्ल भारतीय की नियुक्ति की जाती है। लेकिन यह प्रावधान भी खत्म कर दिया गया। क्यों खत्म कर दिया गया? क्योंकि जो एक एंग्ल भारतीय था, या दो लोकसभा में जो आंग्ल भारतीय चुने जाते थे या जो एंग्लो इंडियन चुने जाते थे, उसको 104 में संविधान संशोधन के तहत इनकी सीटों को समाप्त कर दिया गया। अब 333 भी नहीं है और 331 भी नहीं है आपके पास। तो इन दोनों अनुच्छेदों को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। उसके बाद है अनुच्छेद 171, विधान परिषद की संरचना, कि विधान परिषद की संरचना किस प्रकार की होगी। तो न्यूनतम संख्या विधान पर सभा में क्या होगी? न्यूनतम संख्या जो होगी वो 100 होती है, ओ सॉरी 40 होती है न्यूनतम संख्या, कम से कम। और अधिकतम राज्य की विधानसभा का 1/3 होगी। ये आप ध्यान रखना। जैसे मान लो किसी राज्य में 300 सदस्य हैं, यदि आप इसका 1/3 निकालोगे तो क्या होगा? ये 100 निकल कर आएगा। तो ये होगी, ये आपकी अधिकतम संख्या इस तरीके से निकलती है। लेकिन ध्यान रखेंगे कि ये 100 से अधिक भी नहीं हो सकती। किसी भी राज्यसभा की वो जो किसी भी विधानसभा की 1/3 तो होगी, लेकिन ये 100 से भी अधिक नहीं हो सकती। ध्यान रखेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में 403 है, तो आप ये नहीं कह सकते कि जी हाँ तो और भी ज्यादा आनी चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ भी केवल 100 का ही गठन किया जा सकता है। बस इतना ध्यान रखेंगे, क्योंकि राज्यसभा विधान परिषद में जो सदस्यों की संख्या होगी वो न्यूनतम तो 40, और अधिकतम होगी उसके विधानसभा के सदस्यों का 1/3, या फिर 100 से अधिक नहीं हो सकती। यदि ये 1/3 ऊपर जा रहा है तो आप यहाँ पर कंडीशन लगा सकते हैं कि ये 100 से ऊपर नहीं होगी बिल्कुल भी। तो देखो भारत में सामान्यतः दो प्रकार की सरकारें पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं ये आप भली भांति जानते हैं। एक तो होती है केंद्र सरकार, जो संसद में होती है। ऐसे ही एक होती है राज्य की सरकार, जो जिसे हम कहते हैं विधान राज्य का विधानमंडल। ये केंद्र सरकार जो है भाग 5 के अंतर्गत रखी गई है, और जो भाग 6 के अंतर्गत है वो राज्य वो हाँ जो राज्य सरकार के अंतर्गत रखी गई है। तो देखो केंद्र सरकार के भी दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा। उसी प्रकार से राज्य सरकार के भी दो सदन, विधानसभा और विधान परिषद। अब यदि आप देखें, देखो जो विधानसभा है, विधानसभा जो है वो इक्विवेलेंट है लोकसभा के। उसी तरीके से जो विधान परिषद है वो इक्विवेलेंट है राज्यसभा के। ये ध्यान रखेंगे। जैसा आप देखते हैं कि यहाँ पर सदस्य बनने के लिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो जो न्यूनतम उम्र होती है वो 25 वर्ष होती है। सेम कंडीशन यहाँ है कि विधानसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। वह पागल या दिवालिया ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, और विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। यहाँ पर इतना है कि यहाँ पर लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो।
लगभग सेम है आपकी पूरी तरह। ऐसे ही राज्यसभा में देखें तो राज्यसभा में जो न्यूनतम आयु होती है वो 30 वर्ष। उसी प्रकार से विधान परिषद में भी न्यूनतम आयु जो होती है वो भी कितनी होती है, वो भी 30 वर्ष ही होती है। तो ये कहा जा सकता है कि राज्यसभा विधान परिषद के इक्विवेलेंट है और लोकसभा जो है, लोकसभा वो कि विधानसभा के इक्विवेलेंट है। जैसे लोकसभा का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 81 में है, उसी तरीके से राज्यसभा का वर्णन 81 में किया गया है, जबकि विधानसभा का वर्णन अनुच्छेद 170 में किया गया है और विधान परिषद का वर्णन अनुच्छेद 169 में किया गया है। बस अंतर कुछ नहीं है, बस अनुच्छेदों का अंतर दिखाई देगा और पद जो है वो वरीयता के क्रम में जो विधानमंडल है वो केंद्र की तुलना में वो छोटा पद है, बस इतना ध्यान रखेंगे, बाकी कोई भी अंतर नहीं है। जैसे आप देखते हैं लोकसभा में या संसद में मेन पावर जो होती है किसके पास होती है, वो पीएम के पास होती है। सेम कंडीशन यहाँ है कि विधानमंडल में जो मेन पावर होती है वो सीएम के पास होती है। यहाँ भी राज्यपाल क्या है, राज्यपाल नाम मात्र का होता है। ऐसे यहाँ भी जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, वो भी नाम मात्र का ही होता है। तो इस तरीके की यहाँ पर दो कंडीशन बनेगी, तो दोनों को मैंने आपको कंपेयर करके बताया। आप थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना इनमें। विधानसभा विधानसभा जो है वो लोकसभा के इक्विवेलेंट और जो विधान परिषद है वो राज्यसभा के इक्विवेलेंट आपको दिखाई देगी। तो देखो राज्य की विधायिका में देखो क्या क्या होता है, देखो कौन कौन होते हैं, राज्यपाल होता है, विधानसभा होती है और विधान परिषद होता है, ये आपको बताया। और राज्यपाल जो है और जो विधानसभा है वो दोनों के दोनों कैसे हैं, वो अनिवार्य हैं, ये होने ही चाहिए। किसी भी विधानमंडल का निर्माण होते समय इन दोनों का होना अनिवार्य है, जबकि विधान परिषद जो होती है वो ऐच्छिक होती है, केवल ऐच्छिक। अर्थात किसी राज्य में ये होगी और किसी राज्य में ये नहीं होगी, ये राज्य की विधानसभा के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो विधान परिषद रखेगा या विधान परिषद को खत्म करेगा। जैसे केवल 6 राज्य ही ऐसे हैं जहाँ पर विधान परिषद है। मैंने पीछे ही बताया आपको, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो इनमें केवल विधान परिषद का गठन किया गया है। अब देखते हैं विधान परिषद और विधानसभा के बारे में क्या क्या है। देखो अनुच्छेद 173 कहता है कि राज्य के विधानमंडल के सदस्यों की योग्यताएं होंगी। क्या क्या होंगी वो देख लेते हैं। देखो पहली कंडीशन सबके लिए लागू होती है, यह भली बात जानते हैं कि वह भारत का नागरिक हो, वह पागल या दिवालिया न हो और किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और यदि किसी लाभ के पद पर है भी तो इलेक्शन जीतते ही सदस्य विधानसभा का सदस्य बनते ही वो उसकी जो पहली जो पद पर था, जिस भी पद पर था वो पद उसका समाप्त कर दिया जाएगा। तो देखो विधान परिषद के संदर्भ में न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए और विधानसभा के संदर्भ में न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। जो लोकसभा और राज्यसभा में थी वही यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद में देखने को मिलती है। विधान परिषद के संदर्भ में 30 वर्ष और विधानसभा के संदर्भ में 25 वर्ष होना अनिवार्य है और सीएम बनने के लिए भी न्यूनतम आयु 25 वर्ष ही होती है। राज्य देखो इसके गठन संबंधी प्रावधान जो है वो 171 में किया गया है। जैसे यह एक स्थायी सदन है। अब हम देखो किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं विधान परिषद की। विधान परिषद जो है एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। अर्थात इसका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, या फिर 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष रिटायर होते रहते हैं। तो ये आप ध्यान रखना है यहाँ पर। तो इसे भंग नहीं किया जा सकता। जब कोई स्थायी सदन है तो उसे भंग कैसे कर सकते हैं, जैसे इसके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वो होता है। वापिस ऐसे देखो कि मान लो यदि कोई व्यक्ति 62 वर्ष का है, 62 वर्ष का हो गया व्यक्ति और वो राज्य राज्य जो आपकी विधान परिषद है उसका सदस्य है, तो क्या इसके जो 6 वर्ष पूरे होंगे वो कब होंगे, 62 में 6 जोड़ दो तो 68 में होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये कंडीशन है कि 6 पूरे हो जाएं या 65 वर्ष पूरी हो जाए। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, उसके 65 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो इस वजह से क्या होगा, केवल और केवल 3 वर्ष ही ये यहाँ पर रहेगा और उसके बाद में रिटायर हो जाएगा। लेकिन यदि मान लो किसी व्यक्ति की आयु 56 वर्ष है, लेकिन अब क्या हुआ, रिटायर होने की उम्र कितनी है उसकी, 65 वर्ष। लेकिन यदि आप यहाँ पर देखें तो कितने का अंतर बना, 9 साल का। क्या ये 9 साल में रिटायर होगा, नहीं। अब जो कंडीशन अप्लाई होगी वो 6 वर्ष वाली अप्लाई होगी, तो ये 6 वर्ष के बाद रिटायर होगा, अर्थात ये 62 वर्ष की आयु में रिटायर हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि 6 वर्ष और 65 वर्ष में क्या अंतर होगा, कि या तो उसकी आयु 65 वर्ष की हो जाए तो भी, यदि उसका कार्यकाल 6 वर्ष का पूरा नहीं हुआ तो भी रिटायर हो जाएगा, और यदि उसकी आयु 65 वर्ष की नहीं हुई है तो यदि उसका कार्यकाल 6 वर्ष का पूरा हो गया तो भी वो रिटायर हो जाएगा। सदस्यों की न्यूनतम संख्या 40 होनी चाहिए विधान परिषद में, और इसका निर्वाचन जो होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि जनता यहाँ पर डायरेक्ट वोट नहीं करती। अब देखो निर्माण या समाप्ति कैसे होती है, देखते हैं जरा कैसे निर्माण होता है या समाप्ति। जैसे निर्माण होगा वैसे ही समाप्ति होगी। जैसे संबंधित राज्य अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके संसद को भेजें। यदि देखो
यदि कोई राज्य ये चाहता है कि विधान परिषद का गठन हो, तो विधान परिषद के गठन के लिए जो राज्य प्रस्ताव भेजेगा संसद के पास, उसके 2/3 बहुमत से वो पास होना चाहिए विधानसभा में। यदि वो विधानसभा में 2/3 बहुमत से पास है, तो ही आपको क्या करा जाएगा वहां पर, तो ही उस प्रस्ताव पर थोड़ा सोच विचार किया जाएगा, जब जाकर वो संसद के पास भेजा जाएगा। पहली कंडीशन। दूसरी है, इस प्रस्ताव पर विचार करके कानून के माध्यम से संबंधित राज्यों में विधान परिषद का सर्जन कर सकती है। कौन? संसद। संसद इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श करेगी। उसके बाद में जो कानून में विधान दिया गया है, अर्थात संविधान में जो विधान दिया गया है, उसके अनुसार संसद विधान परिषद का निर्माण कर सकती है। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। ये मैंने पीछे ही बताया, और ये भी आपको पीछे बता दिया है कि कम से कम न्यूनतम संख्या 40 होनी चाहिए। अब देखो विधान परिषद का जो चुनाव होता है वो कैसे होता है वो देख लेते हैं। इसका चुनाव, पहली कंडीशन, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक। आनुपातिक पद्धति द्वारा एकल मत संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है, ये आप ध्यान रखना है। ये पीछे मैंने आपको दोनों पद्धति पढ़ाई है। यदि आपको यहाँ पर कोई दिक्कत आ रही है तो पीछे का वीडियो देख लेना, राष्ट्रपति वाला। राष्ट्रपति वाले में मैंने आपको पूरा का पूरा बताया था कि ये किस तरीके से काम करती हैं। फिर है, अब देखो, 1/12 सदस्य ऐसे स्नातक होंगे जो 3 वर्ष से स्नातक हैं, अर्थात ये स्नातक का मतलब होता है ग्रेजुएशन, ग्रेजुएट हो आप, वो 3 वर्ष से ग्रेजुएट हो, जो डिग्री लिए हुए उन्हें 3 वर्ष हो गया, तो ऐसे 1/12 सदस्य चुने जाएंगे। उसी तरीके से 1/2 सदस्य उच्च या माध्यमिक संस्थानों के शिक्षक द्वारा जो 3 वर्ष से शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है, ऐसे शिक्षक लिए जाएंगे उच्च या माध्यमिक संस्थानों से जिन्हें पढ़ाते हुए 3 वर्ष का एक्सपीरियंस हो गया है, या 3 वर्ष से वो पढ़ा रहे हैं। 1/2 ऐसे होंगे। 1/3 सदस्य नगर पंचायत बोर्ड द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे। उसी तरीके से आप देखें तो 1/3 सदस्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे यहाँ पर, और 1/6 सदस्य जो होंगे वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। तो इसमें आप इस तरीके की यहाँ पे जो कंडीशन बनती है वो ये बनती है आपकी कंडीशन। अब आप देखो, मान लो, कुछ भी मान लो आप, इसमें मान लो कि 60 व्यक्ति थे। अब देखो, यदि हमें 60 की नियुक्ति करनी है, तो देखो, जो 1/12 सदस्य हैं तीसरे में स्नातक, तो इसका 1/12 निकाल दो। तो जब 60 का 1/12 निकालोगे तो कितना बनेगा? 5। उसी तरीके से 60 का आपको पहले फिर 1/2 निकालना है, तो ये कितना निकलेगा? 30। उसी तरीके से आप देखें तो संसद द्वारा वार्ड वार्ड बोर्ड द्वारा जो नियुक्ति होगी वो 1/3 की होगी, तो 1/3 निकाल दो 60 का, तो ये निकलेगा 20 आपका। उसी तरीके से फिर से 1/3 निकालेंगे तो फिर से 20 आ जाएगा। और जब 1/6 निकालेंगे, 60 का आप 1/6 निकाल दो, तो ये निकलेंगे 10। जब आप इन्हें जोड़ोगे तो ये टोटल संख्या जो आएगी वो 10। तो इस तरीके से डिवाइडेशन होता है इनका। जो 1/12 सदस्य हैं वो इस तरीके से निकलेंगे, जो 1/2 सदस्य हैं वो इस तरीके से, और जो 1/3 सदस्य हैं वो एक इस तरीके से निकालेंगे आप। और जो, ये तो मैंने दोनों ही बता दिए, 1/3 1/3, 1/6 सदस्य हैं वो इस तरीके से निकाले जाएंगे। ये आप ध्यान रखेंगे इस तरीके से। थोड़ा सा आप इन पर प्रैक्टिस कीजिए, तो यहाँ पर आपको अंदाजा मिलेगा कि हाँ किस तरीके से होते हैं। और ये जो दिखाया गया है डेटा आपको, ये वाला, ये आपको ध्यान रखना है, कभी कभी स्टेटमेंट में बनाता है, और यदि इसने स्टेटमेंट में सवाल बना दिया है ऐसे, तो यदि आपको ये डेटा अच्छे से याद नहीं है, थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है वहां पर, और ऐसा भी हो सकता है कि सवाल ही गलत हो जाए। तो देखो, इसका सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। सामान्यतः इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त अर्थात रिटायर होते रहते हैं। विधान परिषद के लिए उसके राज्य का निर्वाचक होना आवश्यक है, अर्थात जिस विधान परिषद का वो सदस्य बनने जा रहा है, उस विधान उस राज्य की निर्वाचन नामावली में उसका नाम होना अनिवार्य है, अन्यथा वो सदस्य नहीं बनेगा। ये मैं आपको पीछे ही बता चुका हूँ कि भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया न हो। तो देखो, अनुच्छेद 172 कहता है राज्य के विधानमंडल का कार्यकाल। अब यहाँ पर देखो, विधानमंडल के जो कार्यकाल है वो देख लेते हैं कि किस तरीके से काम होगा। अनुच्छेद 172 क्लॉज 1 कहती है विधानसभा का जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष का होगा, लेकिन आपातकाल की स्थिति में अधिकतम 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ये पूरी तरीके से ध्यान रखना है आपको कि विधानसभा का जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष होगा, लेकिन यदि कहीं विशेष स्थिति आ जाती है तो ये कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन विशेष स्थिति में। अनुच्छेद 172 क्लॉज 2 कहता है विधान परिषद का कार्यकाल जो होगा वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वो होता है। तो ये जो इनका कार्यकाल दिखाया गया है वो अनुच्छेद 172 में दिखाया गया है। अनुच्छेद 174 राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदनों को सत्र बुलाएगा।
यदि ये पावर केवल राज्यपाल को ही है कि राज्यपाल चाहे तो दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, तो राज्यपाल चाहे तो किसी भी सेशन पर संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। अनुच्छेद 175 कहता है, देखो, विधानमंडल में राज्यपाल का अभिभाषण बजट और नई सरकार का प्रथम सत्र होगा। ये 175 कहता है। 176 कहता है, विधानमंडल में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण होगा और संयुक्त अधिवेशन के दौरान होगा। कि यदि यदि संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो वहां पर उस संयुक्त अधिवेशन में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण किया जाएगा। अनुच्छेद 178, विधानसभा का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। ये आप ध्यान रखेंगे कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि विधानसभा का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा, तो अनुच्छेद 173 में ऐसा विधान किया गया है। अनुच्छेद 179 है, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों अपना त्यागपत्र एक दूसरे को सौंपेंगे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अध्यक्ष है यदि अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो वो अपना त्यागपत्र जो देगा, तो जो विधानसभा अध्यक्ष होता है वो अपना जो त्यागपत्र देगा, वो अपना त्यागपत्र वो उपाध्यक्ष को देगा। उसी तरीके से जो उपाध्यक्ष है वो अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देगा। 179 में ऐसा विधान किया गया है। और यदि आप देखते हैं 180 अनुच्छेद, तो विधानसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष ही उसका कार्यभार संभालेगा। ये आप ध्यान रखना है पूरी तरीके से। अनुच्छेद 189 कहता है, राज्य के विधानमंडल की गणपूर्ति के लिए 1/10 सदस्य का होना जरूरी है। देखो, गणपूर्ति का मतलब होता है मीटिंग। इसको आप मीटिंग कह लो या आप इसको बैठक कह लो, बात दोनों की एक ही है। अर्थात इसके लिए मान लो किसी भी विधानसभा में सदस्यों की संख्या जो वो 1/400 है, तो लेकिन उसका कितना उपस्थित होना चाहिए, उसका 40 व्यक्ति वहां पर उपस्थित होने चाहिए, जब भी वहां पर बैठक का प्रावधान किया जाएगा। तो 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण, अर्थात किसका, राज्य का वार्षिक वार्षिक वित्तीय विवरण का यहाँ विवरण दिया गया, अर्थात जिसे हम बजट कहते हैं, बजट। लेकिन बजट से नाम से उल्लेख भारत में नहीं किया गया, संविधान में नहीं किया गया। संविधान में जो किया गया है वो किया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में, और इसी को ही हम बजट कह देते हैं। अनुच्छेद 213, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो देखो, जैसे अनुच्छेद 123 के तहत प्रेसिडेंट को अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी। अध्यादेश का मतलब होता है कि यदि देश को या राज्य को तत्काल कानून की आवश्यकता है तो राज्यपाल एक अध्यादेश के माध्यम से कानून लागू कर सकता है। लेकिन वो कानून जब तक ही लागू रहेगा जब तक कि वो विधानसभा का सत्र न चले, विधानमंडल का सत्र न चले। विधानमंडल के सत्र चलने पर उसको उस कानून को विधानमंडल के पटल पर रखा जाएगा, और यदि विधानमंडल उसे पास कर देता है तो वो कानून बरकरार रहेगा। लेकिन यदि वो उसे मानने से इनकार कर देता है तो वो कानून वहीं पर समाप्त हो जाएगा। और अध्यादेश निकालने की शक्ति जो है वो राज्यपाल के पास भी है, और अध्यादेश निकालने की शक्ति वो राष्ट्रपति के पास भी आपको देखने को मिलेगी। अब देखो, ये तो हमारा हमने पीछे पढ़ लिया विधानसभा और विधान परिषद। अब लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी क्या, पिछले कई बार से पीसीएस में क्या करता है कि वो मैच कराने के लिए दे देता है सीटों को, कि किस राज्य में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। तो ये आपको जरा ध्यान रखना है और ध्यान से ही देखना है आपको उनको। थोड़ा सा सरसरी निगाहों से देखेंगे तो आपको अंदाजा रहेगा कि किस राज्य में कितनी सीटें हैं, तो अक्सर ध्यान रखना है। और यदि आपके एग्जाम से पहले किसी राज्य में चुनाव हुए हैं तो ये जरूर ध्यान रखना कि उस राज्य में कितनी लोकसभा सीटें हैं, कितनी राज्यसभा सीटें हैं, कौन कैबिनेट मंत्री बनकर आया है। ये सब थोड़ा सा उस पर करंट अफेयर के व्यू से थोड़ा सा उस पर नजर रखना, क्योंकि वहां से सवाल अक्सर बनने का प्रयास करता है वो। अब देखो, जैसे उत्तर प्रदेश में जो राज्यसभा की सीटें हैं वो 31 है, लोकसभा की सीटें 80 हैं। उसी प्रकार महाराष्ट्र में है 19 राज्यसभा की सीटें, जबकि लोकसभा की जो सीटें हैं वो 48 है। तमिलनाडु में 18 राज्यसभा की सीटें हैं, लोकसभा की 39 सीटें हैं। बिहार में राज्यसभा की 16 सीटें हैं, लोकसभा की 40 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की 16 सीटें हैं, लोकसभा की 42 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीटें हैं और लोकसभा की 25 सीटें हैं। फिर आप देखेंगे कर्नाटक में राज्यसभा की 12 सीटें हैं, उसी तरीके से लोकसभा की 11 सीटें, ओ सॉरी 28 सीटें हैं। ऐसी गुजरात में 11 सीटें राज्यसभा की और लोकसभा की 26 सीटें हैं। मध्य प्रदेश में 11 सीटें हैं राज्यसभा की और 29 सीटें हैं लोकसभा की। राजस्थान में 10 सीटें हैं आपकी राज्यसभा की और 25 सीटें हैं लोकसभा की। उड़ीसा में राज्यसभा की 10, लोकसभा की 21। असम में राज्यसभा की 7 और लोकसभा की 14 सीट। केरल में राज्यसभा की 9 सीट और लोकसभा की आपकी 20 सीट।
पंजाब में राज्यसभा की 7 सीट और जबकि लोकसभा की 13 सीट है। तेलंगाना में राज्यसभा की 7 सीटें हैं जबकि लोकसभा की 17 सीटें हैं। झारखंड में राज्यसभा की 6 सीटें हैं जबकि लोकसभा की 14 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की 5, लोकसभा की 11। हरियाणा में राज्यसभा की 5 और लोकसभा की 10। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की 4 और लोकसभा की 5। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की 3, लोकसभा की 4। उत्तराखंड में राज्यसभा की 3, लोकसभा की 5। अरुणाचल प्रदेश, देखो जो पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र हैं वो ज्यादातर उनमें राज्यसभा की एक एक सीट है और लोकसभा के 1 या 2 सीटें हैं। इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश में राज्यसभा की 1, लोकसभा की 2। गोवा में 1 राज्यसभा की और 2 लोकसभा की। मणिपुर में राज्यसभा की 1 और लोकसभा की 2। नागालैंड में राज्यसभा की 1 और लोकसभा की भी 1 ही सीट मिलेगी यहाँ पर। उसी तरीके से देखेंगे सिक्किम में राज्यसभा की 1 है, लोकसभा की 1 है। त्रिपुरा में राज्यसभा की 1 सीट, लोकसभा की 2 सीट। पुडुचेरी में राज्यसभा की 1 सीट, लोकसभा की भी 1 सीट। दिल्ली में राज्यसभा की 3 सीटें हैं, लोकसभा की 7 सीटें हैं। दादर नागर हवेली एवं दमन और दीव में राज्यसभा की कोई सीट नहीं है जबकि लोकसभा की वहां पर 2 सीटें हैं। देखो इस तरीके से आपका भाग 5 मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। इतना ही पढ़ना है आपको, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है। और जो छोटे एग्जाम है उनके लिए तो कुछ भी बिल्कुल भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं मिलेगी पड़ेगी आपको। और यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है और रिवीजन के लिए इसकी पीडीएफ होनी चाहिए, आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप में से कोई भी एक ज्वाइन कर लेना। दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और यदि आपको पॉलिटी की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे मेल के माध्यम से बता सकते हैं, मैं वहां पर भी आपको सेंड कर दूंगा। और यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।